नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है ना, इस क्लास में मैं आपको टोटल कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे टॉपिक से हैं। मैथ्स, रीजनिंग, आपका पोषण और स्वास्थ्य, कंप्यूटर, बाल विकास, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं टच करूंगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैथ्स जरूर करना क्योंकि मैथ्स में ऐसी ही मैथ्स आएगी, इसमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, वो ट्रिक को आपको याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा अग्नाशय, जिसको पेनक्रियास कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि पोषण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। पोषण की ये जो परिभाषा है ये किसने दी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो आंसर आ जाएगा जे.ई. पार्क। जे.ई. पार्क ने ये परिभाषा दी। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पोषण कितने प्रकार का होता है? देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं भाई, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप इसके बारे में जो भी जानते हो कि पोषण कितने प्रकार का होता है और उनके टाइप, उसको लिखो और कमेंट में जवाब दो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, इसको नहीं बताऊंगा मैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, इसको क्या बोलते हैं? तो देखो, अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है मात्रा तो इसको बोलते हैं अत्यधिक पोषण। क्या बोलते हैं? अत्यधिक पोषण। सी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पांचवा देखते हैं, ध्यान से देखिए। पाचन तंत्र के अंतर्गत कितने चरण आते हैं? देखो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो चरण आते हैं वो कितने आते हैं, मैं आपको बता दूं। पाचन तंत्र के अंतर्गत 5 चरण आते हैं। कितने चरण आते हैं? 5 चरण। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर है? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अगर बात करें छठवें क्वेश्चन की, छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना डियर, वो आएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार दैनिक आहार योजना के लिए खाद्य पदार्थों के अंतर्गत हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 100 ग्राम। 100 ग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार दैनिक आहार योजना के लिए खाद्य पदार्थों के अंतर्गत वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वसा की मात्रा 5 ग्राम होना चाहिए। आंसर आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा आहार शिशुओं 0 से लेकर 6 के लिए आदर्श आहार माना जाता है? दूध, हल्का दलिया, उबली सब्जियां, ताजा फलों का रस। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा दूध। दूध जो होता है ना, वो शिशु के लिए आदर्श आहार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से सभी आयु वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला अनुपूरक आहार कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पत्तेदार सब्जियां, अंडे, दूध, चावल। सभी आयु वर्ग के लिए दूध है। दूध जो है ये उच्च गुणवत्ता वाला अनुपूरक आहार है, क्योंकि इसको बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक डिस्क में नुकसानदायक कोड को देखने के लिए सभी फाइलों के परीक्षण हेतु पैटर्न मैचिंग की तकनीक का प्रयोग करता है? देखो भाई, आपको पता है कि भाई जहां पर भी नुकसानदायक कोड को देखने की बात आती है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर आपको टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाना है तो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, टेक्स्ट मतलब वर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, ई ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 12वां, स्टेटमेंट बनाने हेतु डैश कीवर्ड का सेट, सिंबल और नियमों का सिस्टम है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा संचालित निर्देशों को संचालित कर सकता है। तो ये किस वर्डों का सेट किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वर्ड्स का सेट होता है जिसमें सिंबल और नियमों का सिस्टम है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा संचालित निर्देशों को संचालित करता है। चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। देख लो, उस तरीकों को नियंत्रित करता है। यहाँ पर बोला है कि डैश, पहले क्या कर देना, डैश। डैश उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है और वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। तो भाई ये किसके बारे में बात हो रही है? तो भाई ये बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है और वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16, निम्नलिखित में से कौन सा डॉस में फाइल एक्सटेंशन है? अगर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जिसको हम डॉस बोलते हैं, है ना, तो इसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है, लास्ट में फाइल एक्सटेंशन क्या लगा रहता है? तो ये सभी लगे रहते हैं, EXE भी लगा रहता है, ठीक है, BAT भी लगा रहता है और COCOM भी लगा रहता है। आप बोलोगे सर कि डी आंसर 16 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है, डेस्कटॉप पर डैश एक आइकन है जो यूज़र को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुँचाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि एक यूज़र को प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुँचाना है तो किस आइकन से पहुँचोगे? तो ये शॉर्टकट आइकन से पहुँचते हैं, C आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, इंटरनेट का विकल्प क्या है? इंटरनेट का विकल्प क्या है? अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है ईमेल लेखन के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, इंटरनेट पर खोज के लिए, ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेट पर खोज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आंसर आ जाएगा A आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसको जब बताऊंगा तो आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखेगा तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही करना है आपको। जैसे इसमें बोला है कि निधि ने 5 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की ओर, तो निधि को पहले बना लेता हूँ मैं। निधि को मैं यहाँ रखा और यहाँ पर बना लिया निधि को, और ये 5 किलोमीटर की यात्रा करी निधि, तो निधि यहाँ पहुँच गई, ठीक है, उत्तर की ओर चली मतलब ऊपर चलाया मैंने। फिर बोल रहा है और दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली, तो यहाँ से मैं इसको 10 किलोमीटर चलाता हूँ, तो ये 10 किलोमीटर चली, अब निधि पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है फिर क्या है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, अब इसका बाएं होगा ऊपर, तो ये 5 किलोमीटर चली, ये निधि पहुँच गई, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो ये 10 किलोमीटर यहाँ पहुँच गई। निधि कहाँ पहुँच गई? इस साइड इसकी दिशा हो गई। तो आपको पता है कि दिशा अगर हम निकालते हैं तो आपको पता है कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, मतलब ये पश्चिम की ओर है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, पश्चिम की ओर ये जा रही है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 2 बार और देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। अनुष्का और प्रियंका की आयु का अंतर 16 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी तो अनुष्का की वर्तमान आयु क्या करना है? देखो भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसको 2 समीकरण बनाना। पहले देखो, अनुष्का और प्रियंका की आयु का अंतर कितना है? 16। तो अनुष्का को मैं A कर लेता हूँ और प्रियंका को कर लेता हूँ P, और दोनों का अंतर कितना है? 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी नाइस। उसके बाद बोल रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु, अब देखो 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो प्रियंका की आयु को ये कर लो, 6 वर्ष पूर्व मतलब ये, और प्रियंका की अनुष्का की आयु ये हो गए इसकी 3 गुना। बस इसको आप सॉल्व करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एक समीकरण तो ये निकला आपका और एक समीकरण ये निकला, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 14 आएगा, परंतु मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए, सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व जैसे करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि P माइनस A तो 16 है आपका समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 हमने बनाया था कि हमें यह भी दिया गया है कि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी। तो हमने क्या लिखा है कि भाई 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु ये होगी, अनुष्का की आयु ये होगी, उसका 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस समीकरण को सॉल्व करो, सिंपल है, कुछ नहीं है। P माइनस 6 जैसा का तैसा, 3A माइनस 18 हो जाएगा ये,
और ये वाला समीकरण हमारा बन गया p इज इक्वल टू 3a माइनस 12। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण क्या हो गया ये वाला समीकरण, और एक समीकरण हो गया ये वाला। अब इन दोनों को आपस में हल करते हैं। देखो हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक हो गया p माइनस a 16 और एक हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब a का मान अपन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आप क्या करोगे दोनों को जोड़ दो या जोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस कर दो, तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो आपका जो a का मान आएगा वो 14 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना रहता, दो समीकरण को अगर आपको जोड़ना है तो एक किसी को भी कट कर दो आप, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया, इसमें a का मान 14 आया। समीकरण आपको सॉल्व करते आ जाएगा ना, p माइनस a इज इक्वल टू 16, तो आपको निकालना है 3a माइनस p और ये 12, इसका मान निकालना है। देखो ये वाला समीकरण है ना, ये निकालोगे आप, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन भाई, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है कि भाई ये हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है ना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बताना, क्योंकि देखो 14 आपको निकालना है और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन बना दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन बना दिया है, आप देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि p का मान हमको मालूम है, तो जहाँ देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो ना आप, यहाँ पर देखो इसमें p माइनस a इज इक्वल टू 16 में p का मान तो ऊपर दिया है, तो उसको वैल्यू को पुट कर दो और 14 आंसर ला लो, ठीक है। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 14 इसको लगा देना आप, यही आंसर इसका राइट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में जिगन और बाला की आयु के बीच का अनुपात कितना है? 4:5। मैं लगा लेता हूँ 4 इसकी है, 5 इसकी है। देखो जिगन की कितनी है तो J कर देता हूँ, और बाला की कितनी है B कर देता हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इनका अनुपात 4:5 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद जिगन की आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष, है ना। तो अगर 8 वर्ष बाद जिगन की आयु 28 वर्ष है, तो देखो पहले कितनी थी? 4 थी, तो 4x प्लस 8 की वैल्यू कितनी है? 28 वर्ष, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, तो कितनी आएगी? x की वैल्यू 5 आएगी, है ना, 5 आएगी। जैसे ही 5 आएगी तो आप बोलोगे सर कि बाला की आयु में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये नहीं, देखो यहाँ पर आप बाला की आयु में 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, तो 25 आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा बोला है वैसा करना है। दोबारा एक बार देख लो यार, जिसको कन्फ्यूजन है। वर्तमान में जिगन और बाला की आयु 4:5 है, तो मैंने 4:5 जैसा कि तैसा रखा। 8 वर्ष बाद जिगन की आयु दी हुई है आपको, तो जिगन की आयु आपको पता है कि 4 थी जिगन की आयु, तो 4x प्लस 8 इसकी वैल्यू कितनी दी है? 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 उधर गया 8, तो कितना हो जाएगा? 28 से 8 तो माइनस करोगे तो 20 हो जाएगा, मतलब ये 4 से और डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो x का मान 5 आ जाएगा। जब x का मान 5 आ जाएगा तो हमको ये पता है बाला की आयु कितनी होगी, तो बाला की आयु 5x है, तो 5x में x का गुणा कर दोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बन जाएगा आपको, आई होप सो 2-3 बार देखना। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन। 104% को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। देखो जब भी 104% लिखा है तो डिवाइड में क्या है? 100 है, मतलब जब 100 लगा रहेगा तो यहाँ 2 शून्य के बाद दशमलव आएगा, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ने अपनी पुरानी साइकिल 1280 रुपये में बेची, तो 20% की हानि हुई। अब भाई 100 में 20% की हानि मतलब कितनी? 80% की वैल्यू कितनी दी है? 1280, क्लियर है। तो उसने कितने मूल्य पर साइकिल को खरीदा? तो भाई 100% पर खरीदा होगा, तो 1280 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 25 को, तो ये आंसर आ जाएगा बी, 1600 आंसर आएगा, ठीक है। अब इतना सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, है ना। इतना कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा कि 1280 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 80, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1600 आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 26। रोहित ने एक टेप रिकॉर्डर 1500 में खरीदा और 1800 में बेच दिया। देखो भाई कितने का फायदा हुआ उसको? 300 का। कितने का? 300 का। कितने में? 1500 में। 300 में अगर 300 का फायदा हुआ 1500 में, तो कितना परसेंट आएगा? 15 दूनी 30, 20% लाभ। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो भाई आपको ये पता करना है हमेशा कि कितने में वृद्धि हुई। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य में ही तो वृद्धि हुई थी, वृद्धि मतलब लाभ हुआ था। देखो क्रय मूल्य कितना था? 1500, तो 1500 में कितना लाभ हुआ था? 300 रुपये का, यही इसका परसेंटेज आ जाएगा, तो 20% लाभ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। विक्रय मूल्य को SP लिखता हूं मैं, क्रय मूल्य को क्या लिखूंगा? CP। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1.5 गुना, क्रय मूल्य का 1.5 गुना मतलब 1.5, तो SP बटे CP कर लो, ठीक है। और SP के बाद सामने आ जाएगा 1.5 और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा।
तो देखो इसको हटाएंगे तो अपन 1 0 आ जाएगा। मतलब SP का मान 15 दिया है, CP का मान 10 दिया है। CP मतलब होता है क्रय मूल्य और SP मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान 15 दिया है, क्रय मूल्य का मान 10 दिया है। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। अगर हमने 15 रुपये में बेचे और खरीदे कितने थे 10 रुपये में, तो कितना का लाभ हुआ? लाभ हुआ 5 रुपये का। और कितने में खरीदे थे 10 रुपये में, डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 50% लाभ। सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि P अनुपात 18 इक्वल 5:3 है तो क्या होगा मान? P का मान आपको निकालना, कुछ नहीं। यहाँ पर देखो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। P के बाद अनुपात कर लेना 18 और उसके बाद बराबर कर लेना 5:3। इसको जब सॉल्व करोगे तो P/18 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5/3 हो जाएगा। तो 3 6 18 हो जाएगा, 6 5 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P का मान 30 आ जाएगा इसमें। चलिए 29 देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए, आपको पता है कि भाई श्याम को कितने प्राप्त हुए, तो 19 का मान आपको पता है। 19 का मान कितना है? 247, ठीक है। तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 19 से आप इसको डिवाइड कर दो, है ना। 19 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 19 का 19 एक बार जाएगा, बचेगा 5। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 13। 1 का मान 13 है। तो आपको जब 1 का मान पता है तो राम को कितनी राशि मिली? राम को मिली थी 8 और 1 का मान कितना है? 13 है। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 13 8 कितना हो जाएगा? 96 नहीं 104 होगा, 104 होगा, ठीक है, ठीक। तो आपका डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए 30 देखो। A व B का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 है। और A और B का व्यय कितना है? 3:2 है, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्होंने कितना बचाए? 800 रुपये। तो अभी आप ये देखो कि आपको आय भी पता है, व्यय भी पता है, तो आपकी बचत आपको पता चल जाएगी। तो 5 आपकी किसकी थी? A की आय थी और उसकी बचत कितनी थी? 3 थी। तो खर्च कितना किया होगा? 2। और यहाँ पर देखो B की आय कितनी थी? 4 और उसका खर्च कितना था? 2। तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 2। मतलब 2 का मान आपको दिया है 800। तो सिंपल है, 2 का मान हमको 800 दिया है, तो 1 का मान हो जाएगा 400, ठीक है। और 400 हो गया तो A की आय कितनी है? A की आय 5 है, तो 5 से गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 31 देखते हैं। 31 देखो ध्यान से। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला निर्देश कौन सा है? हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम, रजिस्टर्स। मतलब किसको सबसे ज़्यादा निर्देश दिए जाते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा? तो यह आ जाएगा कैश मेमोरी को। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किसने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया? जिनने किया था उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंप्यूटर में अभिलेखन वोल्टेज, लंबाई, वर्तमान, तापमान आदि के रूप में भौतिक मात्रा के साथ किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है डिजिटल में। देखो आपको पता है भाई कि जो कंप्यूटर होता है उसमें आपका जो लंबाई होती है, वर्तमान, तापमान आदि सब जो होता है वो डिजिटली रूप में होता है। 34 देखो, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई इंग्लिश में है परंतु ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट न्यू कीज टू यूज़ विद योर कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में की का यूज़ करने के लिए, ठीक है। चलिए 35, चीज़ों को चलाने और बदलने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट और टूल्स की कमांड डैश में सम्मिलित होती है। देखो आपका फाइल एडिट हो गया या आपका फॉर्मेट हो गया या टूल्स हो गया, ये किस में होता है? मेन्यू बार में, टूल बार में, यूज़र फ्रेंडली में, वर्ड प्रोसेसर में। आप लगाएंगे सर ये मेन्यू बार में होता है, कहाँ पर होता है? मेन्यू बार में, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऑक्सिलरी मेमोरी। मतलब ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। सहायक मेमोरी क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सहायक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मशीन के बूट होने पर स्टार्टअप रूटीन चलाता है, इसे क्या कहा जाता है? देखो मशीन जब स्टार्ट होती है ना तो जो स्टार्टअप रूटीन चलता है उसको बूटअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटअप। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट के स्वरूपण कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा Ctrl+Shift+C। कुंजी F12 एक डैश को खोलती है, तो ये खुलती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को। देखो जब भी हमको किसी चीज़ को सेव एज करना है तो ये है
F12 कुंजी के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एक ही सेल में दो सेल के संयोजन के ऑपरेशन को एक्सेल में क्या कहा जाता है। देखो एक्सेल में जो सेल होते हैं ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना, उसको सेल बोलते हैं, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि एक्सेल में जो सेल है, दो सेल के संयोजन मतलब जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मर्ज सेल। जॉइंट सेल मत लगा के आ जाना, तुक्का मार के मत आना, मर्ज सेल बोलते हैं। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हावर्ड गार्डनर राइट आंसर आएगा। यही सेम क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर आ जाएगा हावर्ड गार्डनर। इसमें एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे? कितने प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत दिए? तो 7 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत दिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है ना वो है गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? मैंने आपको बोला है 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। तो अभिसारी जो चिंतन होता है वो प्रतिभाशाली बालकों में होता है, याद रख लेना। अपसारी चिंतन होता है जो सृजनात्मकता होते हैं, क्रिएटिविटी वाले बालक होते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे 44 का बी आंसर, क्रिएटिविटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 45। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है? तो ये है वंशानुगत कारक के, तो ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो इनका नाम है कैटल जो थे ना, कैटल, इन्होंने क्या दिया? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। चलिए 47, बुद्धि का तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके कैटल। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 48 देखो, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो कौन है? तो ये व्यावहारिक बुद्धि जो है, व्यावहारिक बुद्धि जो होती है ना, वो स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। चलिए 49 देखो, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय क्या नहीं है? नहीं बोला है ना, नेगेटिव बोला है। जहाँ पर केवल ऑप्शन होगा उसको लगा देना। मैं तो एक टेक्निक आपको बता चुका हूँ कि केवल जो है ना हमेशा एक नेगेटिव सेंस देता है, तो जहाँ पर भी केवल दिख रहा है उसको लगा देना। 50 देखो, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया। तो ये किया गया सामाजिक के अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।